Hi, good morning everyone. Welcome back to Sudarshan classes. So this is the second video lecture, second class of chemical reaction chapter, which is of 10th class. In last class, we have gone through the chemical reaction part 1, जिसमें हमने सिर्फ एक बेसिक चीज़ पढ़ी थी, दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड, केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना नहीं आता तो आप प्लीज़ उसको पहले वॉच करिए, है ना, वरना बाकी चैप्टर का कोई मतलब नहीं आगे. और मैंने कहा था कि आज मैं चैप्टर की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है. तो अगर आपको क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आता, केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, तो आप वो लेक्चर देखिए, फिर ही ये लेक्चर देखना आप, ठीक है. अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ लेक्चर, ठीक है. 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का ये, ठीक. हाँ, तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है. आपको बस क्रिस क्रॉस मेथड आना चाहिए. इसके अलावा सिर्फ एक ही टॉपिक है, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सर सारी टाइप की केमिकल रिएक्शंस करा दो, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, न्यूट्रलाइजेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, बैलेंस अनबैलेंस रिएक्शंस, ये सारी केमिकल रिएक्शंस हैं. तो अपन आज कोशिश करते हैं कि 3-4 खत्म कर लें आज, ठीक है. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लॉजिक बनाना, ठीक है. सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि A प्लस B 2 रिएक्टेंट होंगे और प्रोडक्ट एक ही बनेगा, प्रोडक्ट सिंगल बनेगा. मतलब सीधा सीधा बोल रहा हूं मैं आपको, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बने. रिएक्टेंट 2 हो या 200 हो, उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है. तो देखो मैंने डिफाइन भी करा है इसको, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants, आप रिएक्टेंट्स इनफाइनाइट रख लो, कोई इशू नहीं है, कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल जाइंट प्रोडक्ट, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जो कि थोड़ा सा बड़ा होता है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो सर मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब आप कह रहे हो छोटी सी बात कि बस प्रोडक्ट एक होना चाहिए, रिएक्टेंट कितने भी हों. मैं इसके आपको एग्जांपल दे देता हूं. जैसे कि मैग्नीशियम मेटल होता है, जब वो ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, लेट्स सी. मैं कह रहा हूं Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, ये एक केमिकल रिएक्शन है. ये बनाते हैं MgO. ये जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, MgO, जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड. सर वेट, सर ये 2 बातें सिखा दो सर आप. Mg प्लस O2, आपको कैसे पता MgO बनेगा? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, क्रिस क्रॉस मेथड देखो आप. यहां पर क्या है Mg, यहां पर क्या है ऑक्सीजन. एक तरफ Mg रखो, एक तरफ O रखो. O2 नहीं, बस O रखो, एटम का नाम. इसकी वैलेंसी +2, O की वैलेंसी -2, 2 1 2, 2 1 2, क्रिस क्रॉस MgO. मतलब क्रिस क्रॉस ये भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा. मैं बार बार आपको पहले लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको क्या बोला था, क्रिस क्रॉस मेथड अगर आपको आता है तो आपको केमिस्ट्री 10th क्लास की तो बहुत इजी लगने वाली है, वो लग रही है. लेकिन जिसको क्रिस क्रॉस ही नहीं आता उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है. तो सर Mg प्लस O2 क्या बना रहा है, MgO. ये MgO कैसे, मुझे कैसे पता प्रोडक्ट MgO बनेगा? क्योंकि मुझे क्रिस क्रॉस मेथड आता है. मुझे पता है जब भी Mg और O रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मूला आना है MgO, तो प्रोडक्ट विल बी MgO, ठीक है सर. मतलब ये वाला तो पहले वाला क्या होता है, मेटल, दूसरे वाला क्या होता है, नॉन मेटल. मेटल का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी दूसरे को. नॉन मेटल का मतलब है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है. तो मैं मतलब दिस इज माई लैंग्वेज, मतलब है ना. तो मेटल को मैं बोलता हूं गुड्डा और नॉन मेटल को बोलता हूं मैं गुड़िया. गुड्डा मतलब मेटल, गुड़िया मतलब नॉन मेटल. ये मतलब मेरा बोलने का तरीका है. क्योंकि मेटल होता है इलेक्ट्रॉन देने वाला पॉजिटिव ग्रुप और नॉन मेटल होता है इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेगेटिव ग्रुप. पॉजिटिव नेगेटिव ही तो अट्रैक्शन शो करेंगे. अगर मेटल मेटल हुआ तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नॉन मेटल हुआ तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं. केमिकल रिएक्शन तब होगा जब एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा. तो मैंने आपको बता दिया प्रोडक्ट कैसे बनाना है आपको, ठीक है. सॉरी.
तो सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? सर ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स हो, बस प्रोडक्ट एक ही बने। द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर Mg प्लस O2 क्रिस क्रॉस से MgO बनता है, लेकिन आज के बाद यानी कि अभी से आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखो, एक चीज ध्यान रखना, उसको बैलेंस करना मत भूलना। और बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। यहां Mg कितने, Mg के एटम सिर्फ एक, यहां Mg कितना है, एक, नो प्रॉब्लम। यहां पर O कितना है, एक, यहां पर O कितना है, दो, तो आप इसको 2 से इंटू कर दो, तो 2 Mg हो गए और 2 O हो गए। अब लेफ्ट साइड में देखो, 2 क्या है, O, Mg एक है, इसके आगे भी 2 से इंटू कर दो, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एटम्स हो गए बराबर। तो ये केमिकल रिएक्शन एक ट्रू रिएक्शन है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये सेटिस्फाई करता है, राइट? तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन गैस से, तो क्या बनेगा सर? अरे वो तो मुझे क्रिस क्रॉस से पता पड़ेगा, HO +1 -2 क्रिस क्रॉस वाटर का फॉर्मूला H2O बन गया। सर ये कैसी रिएक्शन है? बोर्ड में 10th बोर्ड में पता है क्या क्वेश्चन आते हैं? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे? सर प्रोडक्ट एक ही है। प्रोडक्ट कितना है? एक। सर जब एक प्रोडक्ट है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रामबाण यही है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक होगा, रिएक्टेंट कितने भी हो। तो ठीक है सर, अब ये बैलेंस नहीं है, कर देते हैं H2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। O कितने हैं? एक है ना भाई, कुछ यहां पर देखो ना, O एक है, यहां O कितने हैं? 2, तो इसे 2 से इंटू कर दो। H हो गए 4, O हो गए 2, H हो गए 4, लो इसको भी 2 से इंटू कर दो। O कितने हैं? 2। मैं वापस बता रहा हूं अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो। H कितने हैं? 2, यहाँ H कितने हैं? 2, नो प्रॉब्लम। O कितना है? 1, O कितना है? 2, तो यहां पता, यहां ऑक्सीजन कितना है? 1 है ना, इसको 2 कर दो, इंटू 2 कर दो। सर ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन हाइड्रोजन देखो 2 × 2 4 हो गए, तो इधर भी हाइड्रोजन 4 कर दो। अब लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के एटम राइट साइड के बराबर हैं, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हो गई। इतनी ही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी से आएगा 10th बोर्ड में, इतना ही है सिर्फ। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए एक बात कहता हूं। हम व्हाई डू वी स्टडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? देयर आर 2 रीजंस। पहला, हम ये देखते हैं मेटल की, मतलब मेटल की रिएक्टिविटी चेक करते हैं, कौन सा मेटल किससे ज्यादा, कौन सा मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब भी हम केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो उसमें मेन चीज ये होती है कि हमको कलर चेंज देखना है। क्या देखना है? कलर चेंज। पहले डिस्प्लेसमेंट समझाता हूं, फिर कलर चेंज समझाता हूं। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब मोर रिएक्टिव मेटल, केमिकल रिएक्शन में ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, कौन सा रिएक्टिव मेटल? मोर रिएक्टिव मेटल, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहे हैं सर ये समझ में नहीं आया थोड़ा, देखो मैं समझा रहा हूं आपको। एक मेटल का कंपाउंड होगा, वो रिएक्ट करेगा, या फिर ऐसे ले लो, एक प्योर मेटल होगा और दूसरा मेटल का कंपाउंड होगा, मेटल का कंपाउंड। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट साइड में एक तो मेटल हो और दूसरा मेटल का कंपाउंड हो, बोल देना ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन कैसे चेक करते हो आप? एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं? रामबाण बता रहा हूं मैं आपको। डिस्प्लेसमेंट कैसे चेक करते हैं? एक मेटल हो और दूसरा मेटल कंपाउंड हो। ठीक है सर, तो बनेगा क्या? तो बनेगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो हम क्रिस क्रॉस से निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, तो एक एग्जाम्पल दे दो सर। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं। मैंने ले लिया आयरन मेटल, मैंने आयरन मेटल ले लिया। क्या ले लिया मैंने?
आयरन मेटल, और वो मैंने डाल दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये सॉलिड लिया है मैंने और ये एक्वस स्टेट में। एक्वस का मतलब है ये पानी के अंदर है, CuSO4 जो केमिकल है वो पानी के अंदर है। तो मेरे पास क्या है, CuSO4 एक सोल्यूशन है, उसमें मैंने क्या डाल रहा हूं मैं, आयरन। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपने लास्ट क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको पढ़ाई थी, विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक इज सॉरी आयरन इज मोर रिएक्टिव और कॉपर इज मोर रिएक्टिव। आपको पता है ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल, और ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो होता क्या है, ये तो मेटल है गुड्डा, इसमें देखो मेटल कंपाउंड, पहले वाला मेटल दूसरे वाला नॉन मेटल, तो गुड्डा गुड्डा गुड़िया। अब गुड्डा गुड्डा पॉजिटिव पॉजिटिव तो कैन नॉट अट्रैक्ट, बट पॉजिटिव नेगेटिव कैन अट्रैक्ट। तो ये क्या करता है, ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल है तो ये कहां चले जाता है, इस गुड़िया के पास, इस गुड्डे के पास, और किसको हटा देता है बाहर, जिंक को बाहर निकाल, कॉपर को बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो क्या इस रिएक्शन में हुआ क्या है सर, आयरन ने आयरन ने SO4 के साथ क्या बना लिया, नया कंपाउंड बना लिया और कॉपर को बाहर फेंक दिया। तो अभी प्रोडक्ट क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, कॉपर अलग हो गया। ठीक है सर, ये आपने FeSO4 कैसे बनाया, देखो आयरन और SO4, जब FeSO4 के पास जाएगा +2 आयरन -2 ये क्रिस क्रॉस, वापस Fe4 बन गया, वापस FeSO4 बन गया। मैंने तो क्रिस क्रॉस से निकाला है। Fe जब जाएगा SO4 के पास तो ये कंपाउंड बन रहा है ना क्रिस क्रॉस से, तो प्रोडक्ट मुझे पता पड़ गया, और कॉपर तो बाहर निकल गया बेटा, कॉपर तो अकेला हो गया। तो सर ये डेफिनेशन एकदम सही है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव कौन सा था, आयरन था, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल कौन सा था, कॉपर, फ्रॉम कॉपर के कंपाउंड से। कंपाउंड कॉपर का था बेटा, देखो ना, ये कंपाउंड किसका है, कॉपर का, तो कॉपर को कॉपर के कंपाउंड से बाहर निकाल दिया किसने, आयरन ने। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना, लेस रिएक्टिव मेटल को लात मार के, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, और ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है, ये नॉन मेटल के साथ यानी गुड़िया के साथ एक नया बॉन्ड बनाएगा और नया प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम आइडेंटिफाई कर कैसे करेंगे, मेटल प्लस मेटल कंपाउंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा ही होगा। परफॉर्म कैसे करेंगे, मोर रिएक्टिव मेटल जो है ना, मोर रिएक्टिव मेटल को अंदर कर दो और बाहर किसको निकाल दो, लेस रिएक्टिव मेटल को, और प्रोडक्ट तो आप बना ही सकते हो क्रिस क्रॉस से। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई। ठीक है, अभी इसी रिएक्शन को, अब देखो इतना नहीं, अब इसी रिएक्शन को मैं थोड़ा डीप में ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा डीप में ले रहा हूं। अब डीप में लेने का रीजन क्या है, मैं आपको कह रहा हूं ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर मे बी कलर चेंज। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो हो सकता है कलर चेंज हो जाए। ठीक है, तो वो कलर चेंज हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड्स क्या करती है, आपको पूछती है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप तो बोल दोगे सर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कलर चेंज भी हो सकता है। फिर सीबीएसई बोर्ड वाले क्या पूछेंगे, ठीक है भाई बताओ कलर चेंज कौन सा हो रहा है, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है, ये रिएक्शन मैंने आपको सिखा दी थी, ये आप नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज भी कर सकते हो वीडियो को, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, एक और चीज यहां पर क्या सिखाया मैंने आपको, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानते कैसे हैं, मेटल जब रिएक्ट करता है मेटल कंपाउंड से तब क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, परफॉर्म करना आपको आ गया। अब मैं आपको थोड़ा डीप में समझा रहा हूं। हुआ क्या था, आपने आयरन लिया, आयरन का कलर होता है सिल्वरी ग्रेइश, और आपने कॉपर सल्फेट लिया पाउडर और उसको आपने पानी में डाला, ये हुआ। ठीक है, मैंने ये पानी लिया, इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, ये पानी डाल दिया, फिर मैंने इसमें क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। क्या डाल दिया, कॉपर सल्फेट। अब मैं आपको बता दूं साफ साफ बात, कॉपर सल्फेट जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। तो कॉपर सल्फेट को मैंने ब्लू कलर से लिख दिया।
पानी के अंदर कॉपर सल्फेट कैसा होता है? ब्लू सॉल्यूशन। कैसा होता है? ब्लू सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया है वो ब्लू कलर का है और उसका नाम है कॉपर सल्फेट। सर ये आपको कैसे पता ब्लू कलर का है? वो मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि कलर कैसे पता लगाते हैं, बट आप एक बार लॉजिक समझिए, लॉजिक क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन आएगा सीबीएसई बोर्ड में, 10th क्लास में, आरबीएसई बोर्ड में, स्टेट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कलर चेंज बताओ या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें क्या ले लिया आपने? ब्लू कलर का सोल्यूशन CuSO4। अब उसमें आप क्या डाल रहे हो? कौन सा मेटल डाल रहे हो? Fe, आयरन मेटल। मेटल मेटल सॉल्ट, मेटल मेटल कंपाउंड, कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हो क्या गया सर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, ये बात तो जाहिर सी है, तो ये वाला गुड्डा ज्यादा ताकतवर है इस वाले गुड्डे से, और गुड़िया के साथ बॉन्ड कौन बनाएगा? अब ये जो आयरन है ये किसके पास जाएगा? ये बोलेगा भाई मैं तो आ रहा हूं इसके पास, और कॉपर तू अलग हो जा। ठीक है, अब हुआ क्या? आपको रिएक्शन तो आती है, आयरन ने इसको धक्का मार दिया बाहर, तो क्या बना? FeSO4 एक्वस, सॉल्यूशन बन गया FeSO4 और कॉपर बाहर। FeSO4 का कलर क्या होता है? ग्रीन। मैं आपको बता रहा हूं कलर क्या होता है? ग्रीन सॉल्यूशन। सर आपको कैसे पता ग्रीन सॉल्यूशन होता है? आपको भी मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, आप उससे कर लेना। ठीक है, तो ग्रीन हो गया, FeSO4 बनते ही ग्रीन हो गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या है? अब सर सॉल्यूशन तो है FeSO4, और यहां पर नीचे क्या इकट्ठा हो गया? कॉपर। नीचे क्या इकट्ठा हो गया? कॉपर। यहां पर कॉपर इकट्ठा हो गया, क्या है ये? कॉपर। क्योंकि कॉपर तो बेटा अलग हो गया ना, कॉपर को तो लात मार के बाहर निकाल दिया आयरन ने, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव था। ठीक है सर, कॉपर बाहर हो गया, कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन। बेटा हर मेटल का कलर सिल्वर ग्रेइश होता है, दो मेटल को छोड़ के, मात्र दो मेटल हैं, गोल्ड सिल्वर, वो तो आपको पता ही है बिकॉज गोल्ड चेन्स एंड बेयरिंग्स एवरीथिंग यू वेयर, है ना। सेकंड इज कॉपर, दैट इज ब्राउन इन कलर। ठीक है, तो बाकी सारे सिल्वर ग्रेइश होते हैं। तो बेटा ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सोल्यूशन था टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर का, आयरन डाला, आयरन ने धक्का मार के कॉपर को बाहर निकाल दिया, नया प्रोडक्ट बन गया। जब प्रोडक्ट नया बनेगा तो कलर भी चेंज होगा और कॉपर बाहर हो गया। तो मैं पता है कैसे बोलूंगा इसको, सर आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा उसने, कॉपर को बाहर निकाल दिया और नया प्रोडक्ट बना दिया FeSO4। इन दिस होल फिनोमेना हुआ क्या है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन किस में चेंज हो गया? FeSO4 में, जो ग्रीन कलर का सोल्यूशन है। तो जब जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कलर चेंज ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है सर, ये ठीक है, ये समझ में आया हमको कि आपने कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा। मैं वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो कलर चेंज आना पॉसिबल है, कलर चेंज आ सकता है। सर पहचानेंगे कैसे? हाउ विल वी आइडेंटिफाई displacement reaction? Sir, if there is metal and a metal compound, whenever there is metal and metal compound reacting, there must be displacement reaction. तो ऐसे आप पता लगा लेते हो, और करना तो आपको पता ही है, मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव को बाहर निकाल देता है और प्रोडक्ट बना लेता है गुड़िया के साथ। ठीक है, अब टेस्ट मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया टेस्ट ट्यूब के साथ कि ब्लू कलर का सोल्यूशन है CuSO4, उसमें आयरन डाला, FeSO4 बन गया। FeSO4 तो ग्रीन कलर का होता है, तो कलर चेंज हो गया, और कॉपर अकेला हो गया ब्राउन कलर का। ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिख दिया आपके लिए, और ये मैंने फॉर्मूला बनाया क्रिस क्रॉस से। प्रोडक्ट हमेशा किससे बनता है? क्रिस क्रॉस से। ठीक है सर, ये बात और समझ में आ गई। सर वो एक बार कलर चेंज बता दो, आपको तो पता है FeSO4 ग्रीन है, आपको पता है CuSO4 क्या है? ब्लू है। ये देखो इंपॉर्टेंट, हाउ मेथड टू आइडेंटिफाई कलर चेंज इन। अब बेटा ये सब डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में लगाना, आप कहीं भी मत लगा देना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
जब भी Cu2+ हो, जैसे अभी देखो ना CuSO4 है, तो क्रिस क्रॉस ये बनता कैसे है, +2 -2 क्रिस क्रॉस ऐसे बनता है ना। जब भी कॉपर +2 वाला हो, जब भी कॉपर +2 चार्ज वाला हो, कलर होगा बेटा ब्लू। कैसा होगा कलर, ब्लू। Fe2+ हुआ बेटा, कलर होगा ग्रीन। Fe3+ हुआ बेटा, कलर होगा रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। बेटा H+ हुआ ना, कलरलेस। बेटा Zinc2+ हुआ ना, Zinc2+, कलरलेस। बेटा Mn2+ हुआ ना, पिंक। बेटा Pb2+ हुआ ना, कलरलेस। देखो आपको 10th क्लास में यूज कौन से आने वाले हैं, 1 2 3 4 5, ये दोनों बहुत कम यूज आएंगे। सॉरी, आई एक्चुअली एम नॉट वेल यार, आई एम फेसिंग, आई हैव फीवर एंड कोल्ड बोथ। हाँ ठीक है, अगर Cu2+ हुआ तो ब्लू, अगर Fe2+ हुआ तो ग्रीन, अगर Fe3+ हुआ तो रेडिश ब्राउन, H+ या फिर Zn2+ हुआ तो कलरलेस, या Pb2+ हुआ तो भी कलरलेस। ठीक है, Mn2+ पिंक। बस ये आपको कलर्स ध्यान रखने, ठीक है, और प्रैक्टिस करके आ भी जाएगा। सर आपको क्वेश्चंस करा दो, तो लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये आ गया, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हम निकाल देंगे जी क्रिस क्रॉस से, एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड कलर चेंज, एंड कलर चेंज ऑल्सो, एंड कलर चेंज। 3 पार्ट पूछ ले मैंने। ये रिएक्शंस कौन सी हैं, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो कलर चेंज क्या होगा। ठीक है सर, गुड। ये क्या है, मेटल मेटल कंपाउंड है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल मेटल कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाइड्रोजन मेटल का कंपाउंड है, मेटल मेटल कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चारों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है सर, क्या जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, बताओ भाई, क्या जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या Fe से, होता है? तो फिर जिंक क्या करेगा, Fe को बाहर निकाल देगा। गुड्डा गुड्डा गुडिया गुडिया गुड्डा 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 रिपल्शन, मेटल मेटल रिपल्शन, दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, दोनों पॉजिटिव स्पीशीज हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, बट जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ज्यादा तेज रिपेल करेगा और बाहर किसको निकाल देगा, आयरन को। तो आयरन तो हो गया अकेला। सर अब ये Zn और SO4 का प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, +2 -2, वन जा क्रिस क्रॉस, क्या बना प्रोडक्ट, Zn SO4 हो गया। Fe का कलर क्या होता है, ग्रीन। FeSO4 का कलर क्या होता है, मैंने कहा था ना Fe2+ क्या देगा आपको, ग्रीन, और Zn2+ कलरलेस। सर इस रिएक्शन में क्या हुआ है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, उसने आयरन को बाहर लात मार के बाहर फेंक दिया और क्या बना दिया, ZnSO4, और अलग क्या हो गया, आयरन। तो हुआ क्या है, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि ग्रीन कलर का सोल्यूशन जो कि FeSO4 था वो चेंज हो गया ZnSO4 में, जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन है। और ये क्यों हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से, क्योंकि जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। सर इस वाले में देखो सर, ये CuSO4 क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन, ब्लू सोल्यूशन, और देखो ये जिंक, जिंक हमें पता है ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो क्या बनेगा, ZnSO4, और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग। ये कहां से बनाया है मैंने, क्रिस क्रॉस मेथड से। अच्छा मैं ये सब बैलेंस क्यों नहीं कर रहा हूं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, आप चेक कर लेना, बैलेंस्ड रिएक्शन है ये। तो क्या बन गया, ZnSO4, ये क्या हो गया, कलरलेस। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाले में क्या हुआ है, ब्लू कलर का सोल्यूशन किस में चेंज हो गया, कलरलेस सोल्यूशन में। और क्यों हुआ है, क्योंकि जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को बाहर निकाल दिया। अगला देखो, गुड्डा गुड्डा गुडिया, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो आयरन क्या करेगा, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और क्या बनाएगा, FeSO4, हाइड्रोजन गैस बाहर। सर
ये FeSO4 का कलर क्या होता है? ग्रीन। और इसका H प्लस का, अभी मैंने बेटा अभी तो बताया मैंने, H प्लस या Zn प्लस कुछ भी हो कलरलेस हो जाएगा, या Pb हो तो भी कलरलेस हो जाएगा। तो ये क्या था? कलरलेस। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि H2SO4 विच इज एन एसिड कलरलेस सोल्यूशन होता है। ये कैसा हो गया? ग्रीन। ग्रीन क्यों हुआ? क्योंकि आपने कलरलेस सोल्यूशन में आयरन डाला, आयरन मोर रिएक्टिव मेटल था, उसने डिस्प्लेसमेंट करके एक नया ही प्रोडक्ट बना दिया। जब नया ही प्रोडक्ट बन गया तो कलर भी चेंज हो सकता है। सर अगला वाला, गुड्डा, गुड्डा, गुडिया। ये गुड्डा जाके, ओहो ये नहीं हो सकता जी, ये नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। यहां कौन है? आयरन। यहां कौन है? जिंक। आयरन कम रिएक्टिव होता है जिंक से, तो ये आयरन इस जिंक को हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव वाले को कैसे पीट सकता है भैया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को हिला भी नहीं सकता बेटा। तो यहां आप सीबीएसई बोर्ड को कह देना नो रिएक्शन। वो पूछेंगे वाई देयर इज नो रिएक्शन? सिंपली बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कलर चेंज तो आप बाद में निकालोगे, प्रोडक्ट तो बाद में निकालोगे, यहां तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा। सर और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर प्लस Ag, ठीक है। अब AgNO3 भी कलरलेस होता है, ठीक है। अब मैं ये भी लिख देता हूं लो आपके लिए, आप ये भी लिख सकते हो, Ag प्लस वाले भी क्या होते हैं? कलरलेस, ठीक है। अब आप इस इधर आ जाइए, हाँ, तो कलरलेस। अब इसमें आप मुझे बताओ, कॉपर सिल्वर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, डिस्प्लेसमेंट होगा मोर। गुड्डा, गुड्डा, गुड़िया, तो गुड्डे ने क्या करा? गुड़िया को बाहर निकाल, इस गुड्डे ने इस गुड्डे को बाहर निकाल दिया, तो क्या बना? Ag तो अलग हो गया, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं, CuNO3 प्लस 2, और ये क्या होता है? -1, क्रिस क्रॉस, तो CuNO3 होल ट्वाइस, एटम प्लस कॉम्प्लेक्स। Cu का +2 चार्ज होता है और NO3 का क्या होता है बेटा? सर ये तो कॉम्प्लेक्स है सर, नाइट्रिक मेथड से निकालना पड़ेगा, निकाल लो। H है? नहीं है। N है? N है तो -1, कहानी खत्म। तो फॉर्मूला क्या बन गया? CuNO3 होल ट्वाइस। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है, दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। तो सर इसको बैलेंस करो, बैलेंस नहीं है तो। कॉपर कितना है? 1, कॉपर कितना है? 1, कोई दिक्कत नहीं है। NO3 कितने हैं? 2, NO3 होल ट्वाइस, NO3 कितना है? 1, ओहो, इसको 2 से इंटू कर दो, इस पूरे को 2 से इंटू कर दो। अब 2 तो हो गए Ag और 2 हो गए NO3, या Ag को भी 2 कर दो, हो गया बैलेंस, ठीक है। यही होती है बैलेंसिंग, बस। नेक्स्ट सर, आयरन, और ये लेड सल्फेट, लेड सल्फेट कलरलेस होता है, ये Pb कलरलेस होता है, ठीक है। बट आयरन इज मोर रिएक्टिव देन लेड, तो आयरन क्या बोलेगा? लेड तू बाहर जा, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। तो FeSO4 बन गया और Pb हो गया बाहर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ग्रीन सोल्यूशन, और ये कलरलेस से ग्रीन हो गया। देखो आप, PbSO4 में आपने Fe डाला, Fe ज्यादा रिएक्टिव था, तो क्या बन गया? FeSO4, तो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू ग्रीन। अच्छा, ऊपर वाले में कलर नहीं बताया मैंने। AgNO3 कैसा था? कलरलेस। जब कॉपर डाला तो क्या बन गया? कॉपर नाइट्रेट, और कॉपर कौन सा कलर देता है? ब्लू सोल्यूशन। तो आप देख रहे हो मैं कर क्या रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना पता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देगा। अब जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर चेंज हम कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं कि कॉपर हुआ तो ब्लू, Fe2+ हुआ तो ग्रीन, 3+ हुआ तो रेडिश ब्राउन, H+, जिंक, प्रभु, सिल्वर, ये सब कलरलेस, और Mn2+ पिंक। ये Mn2+ काम भी नहीं आएगा अभी आपको, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहचानते कैसे हैं? मेटल मेटल कंपाउंड, कभी भी मेटल मेटल कंपाउंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो मेरे हिसाब से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शायद पूरी की पूरी आ गई है, राइट।
मतलब मैं ये मान के चलूँ ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ गई, वो बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो आप कर लोगे। प्रोडक्ट बताओ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो आप चेक कर लेना, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, क्रिस क्रॉस मेथड सर। फिर बैलेंस करना मत भूलना और कलर चेंज दिखाना मत भूलना, ठीक है। इतना ही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। और मैं आपको एक एडवांस एक चीज बता देता हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, है ना, ये आगे जाके काम आएगी, ठीक है। यहां लिख देता हूं एक पॉइंट, ऑल डिस्प्लेसमेंट reactions are exothermic reactions. All displacement reactions are exothermic reactions. सर ये क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है आप समझो। अभी अगला टॉपिक अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। देखो मेरे को समझो, अगर मैं हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब होता है इनसाइड। अगर कोई बॉडी इनसाइड हीट लेके चली जाए, कोई बॉडी अगर हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले तो क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। और कोई बॉडी अगर हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा है बाहर तो क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट। तो इफ आई एम एब्जॉर्बिंग heat energy then I am going forward towards endothermic reaction, but if I am releasing heat energy then my reaction would be called as exothermic reaction, right? तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उन सब में हीट एनर्जी क्या होती है, बाहर निकलती है। तो मैं बोल सकता हूं ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एज हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है हीट एनर्जी वहां पर, गर्मी वहां पर बाहर निकलती है, ठीक है। जैसे आप पेट्रोल को जलाते हो तो वो भी हीट पैदा करता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करोगे तो हीट एनर्जी क्या होगी, डेवलप हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, राइट। तो ये मैंने आपको आज कॉम्बिनेशन करवा दिया और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी करवा दी, ठीक है। अब मैं आपको एक और आज थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने अभी आपको बोला एंडोथर्मिक का मतलब, एंडो मतलब होता है इनसाइड। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें और फिर प्रोडक्ट बनाएं। तो केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। कह रहे हैं सर एग्जाम्पल दे दो, सर कह रहे हैं सर एग्जाम्पल दे दो। देखो मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल, मतलब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे लेकिन बेस्ट वाला जिसमें आप फंस सकते हो थोड़ा सा। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आपने बचपन में बहुत पढ़ा है फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जरा फोटोसिंथेसिस के हम रिएक्शन देखते हैं। क्या होता है, CO2 गैस एब्जॉर्ब करी जाती है, स्टोमेटा एब्जॉर्ब करता है, आपको पता है। CO2 गैस एयर से वो एब्जॉर्ब करता है। रूट्स में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है। तो रूट्स में हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं। आजकल तो खैर छोड़ो, मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार गाइज। आजकल वी शुड सी ग्रीनरी ऑल्सो, मतलब नेचर को भी देखना ज़रूरी है। आजकल के बच्चे थोड़े से आप लोग थोड़ा सा क्या करा करो, पेड़ पौधों में पानी डाला करो, केयर अबाउट प्लांट्स बिकॉज वी नीड मोर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तभी CO2 का लेवल कम होगा, क्योंकि वी शुड अवॉइड ग्लोबल वार्मिंग ना। ग्लोबल वार्मिंग का कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो आप क्या करा करो, संडे तो एटलीस्ट पेड़ पौधों में पानी डाला करो, ठीक है, ठीक है। अब CO2 गैस क्या करता है, अब पेड़ क्या करता है, प्लांट्स क्या करते हैं, उनकी लीव में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2 गैस। अब रूट्स में अगर आपने पानी डाला है पेड़ को तो वो रूट्स से पानी मिल गया उसको। अब क्या करता है प्लांट, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 गैस को और H2O गैस को कंबाइन कर देते हैं। CO2 गैस को और H2O लिक्विड को कंबाइन कर देते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, शुगर भी बोलते हैं इसको। तो इसको बोल दिया आपने ग्लूकोज। इसको आप बायो में बोलते हो फूड, द मेथड बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है, CO2 गैस और H2O का कॉम्बिनेशन करता है,
प्लांट क्या करता है, CO2 को पकड़ता है, पानी को पकड़ता है, CO2 को हवा से और पानी को रूट से, और दोनों को मिला देता है और क्या बना देता है, ग्लूकोज। और साथ में वो ऑक्सीजन छोड़ देता है बाहर, ठीक है, और साथ में वो पानी भी निकाल देता है बाहर। तो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, राइट, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब सर हुआ क्या है, हुआ ये है कि CO2 गैस और वाटर दोनों कंबाइन हो गए और क्या बना है, ग्लूकोज बना है। दिस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और आपको ऑक्सीजन दे दिया। अब ये ऑक्सीजन कौन किसके लिए दिया है, क्योंकि ह्यूमंस ऑक्सीजन ले लें और जिंदा रहें। और पानी को, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में ये क्या करता है, पानी को इवेपोरेट भी कर देता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब ये रिएक्शन बिना क्लोरोफिल नहीं होता है, ग्रीन पिगमेंट। अब क्लोरोफिल का काम क्या है, वो सनलाइट से, सन से एनर्जी लेता है और उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी क्या करती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाती है। मैंने आपको बायो का फोटोसिंथेसिस भी पढ़ा दिया। मतलब होता क्या है सर, CO2 गैस और वाटर, CO2 फ्रॉम स्टोमेटा एंड वाटर फ्रॉम रूट्स, दोनों को कंबाइन कौन करता है, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल जो केमिकल एनर्जी देता है। व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरोफिल, सन से एनर्जी लेके क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी बनाता है और वो केमिकल एनर्जी से प्लांट क्या करते हैं, CO2 और वाटर को कंबाइन करके क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ क्या निकालते हैं वो, O2 एंड H2O, H2O थ्रू इवेपोरेशन एंड O2 हमको देते हैं वो लोग। इसलिए तो मम्मी पापा कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि प्लांट्स भगवान होते हैं। तो प्लांट्स भगवान होते हैं क्योंकि देखो आप समझो, व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। जो भी आसमान में गैसेस हैं वो क्या करती हैं, सन की एनर्जी को ट्रैप करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। भाई गैस के अंदर वॉल्यूम ज्यादा होती है ना, फ्री स्पेस ज्यादा होती है, तो आसमान में क्या है, गैसेस हैं, वो क्या करते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो गैसेस क्या हो जाती हैं, सारी की सारी हॉट हो जाती हैं। अब गैसेस अगर हॉट हो गई तो अपना पूरा अर्थ यानी कि ग्लोब क्या हो जाएगा, गर्म। इसको क्या बोलते हैं अपन, ग्लोबल वार्मिंग। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगा, और वो मेल्ट हो गया सुनामी आ जाएगी, और सुनामी आ गई तो अर्थ का बेड़ा गर्क। अब प्लांट कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम क्या बोल रहे हो, CO2 ग्लोबल वार्मिंग करेगा और अपने अर्थ को खत्म कर देगा। नहीं जी, नहीं हो सकता। इंसानों को कोई खत्म नहीं कर सकता। कैसे? प्लांट बोलता है मैं CO2 गर्म करती है ना, CO2 ग्लोबल वार्मिंग करती है ना, तो मैं CO2 खा जाऊंगा, फिर मैं देखता हूं ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। इसलिए बोलते हैं प्लांट मोर ट्रीज, क्योंकि जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा CO2 क्या करेंगे वो लोग, एब्जॉर्ब करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने देंगे। और इन रिटर्न वो आपको ऑक्सीजन गैस देंगे जिससे आप रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो। तो भगवान ही हुआ यार, जो आपको मृत्यु से बचा रहा है वो भगवान नहीं हुआ। और ऑक्सीजन भी दे रहा है, वो आपको मृत्यु से बचा भी रहा है और जिंदगी दे भी रहा है, तो ये तो भगवान हुए ना। इसीलिए हम पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज फोटोसिंथेसिस। लेकिन सर इस केमिकल रिएक्शन तो आप एंडोथर्मिक बोल रहे हो। बेटा एक बात बताओ, CO2 और H2O कंबाइन करे, अपने आप कंबाइन करेगा? नहीं, अपने आप नहीं करे सर, केमिकल एनर्जी। अरे केमिकल एनर्जी आई कहां से सर? लाइट एनर्जी। अच्छा, मतलब सन से एनर्जी लेकर क्लोरोफिल ने CO2 और H2O का बॉन्ड बनवाया है टू प्रिपेयर फूड। एक बात बताओ मेरे को, ये फूड तभी बन पाया है ना जब एनर्जी क्या करिए, एब्जॉर्ब करिए। और किसने एब्जॉर्ब करी है? रिएक्टेंट्स ने। तो ये सन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। इस केमिकल रिएक्शन में मुझे बताओ आप, गर्मी को एब्जॉर्ब करा या रिलीज करा है? प्लांट ने गर्मी को एब्जॉर्ब करा है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक हुआ ना, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स। CO2 एंड H2O ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके फिर फूड बनाया है। ठीक है सर, रिएक्शन समझ में आई सर? अब सर ये रिएक्शन तो समझ में आ गई है हमको।
अब ये बैलेंसिंग, आपने कहा था बैलेंसिंग, अब ये रिएक्शन बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट समझते हैं लोग, डिफिकल्ट नहीं ईजी है। देखो आप कार्बन कितने हैं 6, यहाँ कार्बन कितने हैं 1, 6 कर दो इसको, दोनों तरफ कार्बन कितने हो गए 6 6, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितने हैं जी 12, 12 और 2 14 जी, यहाँ 7 इंटू कर दो, 7 इंटू 2 कितने हो गए हाइड्रोजन 14, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओ कितने हैं, ओ देखो ये कितने ओ हैं 7 इंटू 1 7, और ये ओ कितने 2 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 7 इज 19। अब यहां कितने 6 6 1 7, 7 हो गए, तो यहां पर अगर मैं 6 कर दूं तो 12 18 19 हो गए, हो गया बैलेंस। हाईली इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, बैलेंस कर, आप बिना बैलेंस मत छोड़ के आना। आपसे बोर्ड में पूछेंगे व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, आप बोलना द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एग्जांपल सर CO2 और H2O जो गैस है, प्लांट उसको क्या करता है कंबाइन करके फूड बनाता है, बट फॉर दैट ही रिक्वायर्स सन एनर्जी, ठीक है, फॉर दैट ही रिक्वायर्स सन एनर्जी, सो सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही फूड बनता है, ठीक है सर। सर अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता दो सर, लास्ट रिएक्शन, इस पे अपन खत्म कर देंगे आज का लेक्चर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा डायरेक्टली। सर द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, इसमें हीट एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, तो सर इसका एग्जाम्पल बताओ बेटा। रेस्पिरेशन, सर रेस्पिरेशन तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है, तो रेस्पिरेशन समझो, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस समझा। रेस्पिरेशन का मतलब होता है आपने क्या करा, खाना खाया, फूड खाया, और फूड खाया, थोड़ा सा पानी पिया और नाक से थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लिया, इस फूड को अब हम क्या करेंगे ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इस फूड को तोड़ने के लिए हमें दो चीज चाहिए, हमारे स्टमक को दो चीज चाहिए, एक O2 एंड एक H2O। तो सर ये देखा देखा लग रहा है, और हम क्या प्रोड्यूस करते हैं जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के लिए क्या चाहिए, खाना खाया, वाटर पिया और नाक से ऑक्सीजन लिया, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बनता क्या है, हम नाक से वापस CO2 गैस छोड़ देते हैं और थ्रू यूरिन पानी बाहर निकल जाता है, या थ्रू स्वेटिंग पानी बाहर निकल जाता है। ये तो इसका उल्टा हो गया ना यार, ये देखो आप CO2 प्लस H2O, फूड ऑक्सीजन वाटर, अच्छा फूड को खा लो, ऑक्सीजन और वाटर की हेल्प से क्या बनता है CO2 H2O, तो फोटोसिंथेसिस का उल्टा रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। इंसान एनिमल्स क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं रेस्पिरेशन, प्लांट्स क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सर बैलेंस, अरे बैलेंस बेटा 6 7 6 7 हो गया, ठीक है। आपने ऐसे ही करा था, एक सेकंड, 7 नहीं बेटा, यहां पर 6, ठीक है, हो गया। ये आपने लास्ट में बैलेंस करा था ना, देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने बैलेंस करी थी ये रिएक्शन, ठीक है, और यहां पर अपन ने वापस कर दी, यहां नहीं, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट करी है बैलेंस, क्योंकि पहले अपन ने बैलेंस कर ही दी थी। तो ये एक कैसी रिएक्शन है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं बेटा। यहां पर गर्मी निकलती है, क्या निकलती है हीट एनर्जी। मुझे ये बताओ खाना खाने के लिए आपको गर्मी लेने की जरूरत है क्या, आग में बैठ के खाना खाओगे क्या, या बिजली का एक वायर लगा के खाना खाओगे कि भाई एनर्जी चाहिए तभी खाना खा पाऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन तभी फूड को डाइजेस्ट करेगी जब बिजली का वायर लेके मुंह में लेके खाऊंगा, ऐसे नहीं ना। तो फॉर फूड वी डोंट रिक्वायर्ड, आवर बॉडी डू नॉट रिक्वायर्स टू एब्जॉर्ब हीट। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो नाक से एक गैस निकलती है CO2, कभी उसको चेक करना, वो गर्म निकलती है, ऐसे चेक करोगे तो वो गर्म निकलेगी। तो जब भी आप खाना खाते हो CO2 गैस के साथ आपकी गर्मी निकलती है। जब रिएक्टेंट्स ने कंबाइन करा तो उन्होंने हीट एनर्जी बाहर निकाली है। तो ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। समझ में आया। तो मैं क्विक बता देता हूं आपको, आज की क्लास में हमने क्या करा, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और डिस्प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ये एक बार वीडियो ना स्टार्टिंग से वापस देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपकी 4 रिएक्शंस कंप्लीट करा दी। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको रेडॉक्स करा दूं, नहीं सिर्फ रेडॉक्स ही करवा पाऊंगा। रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी सबसे बड़ी रिएक्शन है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसका क्वेश्चन भी आता ही है। मैंने बोला ना, डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जिनका क्वेश्चन हर साल आ रहा है, ठीक है। तो मेरी साइड से तो ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर विल बी अपलोडेड सून, आई गेस बाय संडे और मंडे। बाय संडे इट विल बी अपलोडेड नेक्स्ट पार्ट, रेडॉक्स वाला। एंड बिफोर थैंकिंग यू गाइस, this is, if you are liking my videos and the content, you must like and subscribe our channel also, because we just started with online classes, right? And एक और चीज़ जो मैं हमेशा चाहता हूँ, मैं क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो ये उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे को इन रिटर्न एक चीज़ करके देंगे। वो ये है कि हम जिस देश में हैं, हम उस देश में दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहला, ह्यूमैनिटी जिंदा रखेंगे। दूसरा, हम एनिमल्स के लिए बहुत, वी आर स्टैंडिंग वेरी टॉल। हम एनिमल्स पे अत्याचार नहीं होने देंगे। हम एनिमल्स को गर्मी में फूड और वाटर और उनका केयर भी करेंगे। और हमारे, क्योंकि देखो हम हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हम हैं यूथ ऑफ आवर कंट्री, यूथ ऑफ इंडिया, तो बेसिकली तो हमारे सामने तो देखो एनिमल्स के साथ गलत नहीं होना चाहिए, और होगा तो फिर हम रिटेलिएट भी करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब होना चाहिए अपने देश के यूथ में कि देयर शुड बी नो वायलेशन अगेंस्ट एनिमल्स, ठीक है। ठीक है यार, पढ़ाई करो, पैसा कमाओ, ठीक है, अच्छा करियर बनाओ, डोंट ट्रबल पेरेंट्स एंड डोंट ट्रबल सोसाइटी एंड एनिमल्स। हाँ, टेक केयर ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, ठीक है। पेरेंट्स तो उनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो तो पेरेंट मतलब भगवान, ठीक है, माँ बाप से ऊपर तो भगवान भी नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं विद रेडॉक्स रिएक्शन। बाय बाय।